नमस्कार, मैं हूं विजय। स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की ज्योग्राफी। वन्य जीव एवं वन संसाधन। भारत में वनस्पति और प्राणी जगत। भारत में वनस्पति और प्राणी जगत। वनस्पति कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे आस पड़ोस में जितना भी पेड़ पौधे या तो फिर वनस्पतियाँ जो दिखने को मिलती है उसे हम लोग वनस्पति कहते हैं। ठीक है, आगे है विविधता का देश। भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि पेड़ की, पौधों की, जीव की, जंतुओं की, या फिर तालाबों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलती है, जिसे हम विविधता कहते हैं। भारत विश्व के 17 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। भारत क्या है? 17 विविधता वाले देश में से एक है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की समूह के लोग या धार्मिक लोग रहते हैं। उसी प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की जीव जंतुएं भी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। भारत में लगभग 47,000 से अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? लगभग 47,000 से अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। 91,000 से अधिक जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है। कितना? 91,000 से अधिक जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से बड़े से बड़े जानवर लेकर के, जैसे कि वैल हो गया, शार्क हो गया, हाथी हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, यहाँ तक कि टिड्डा, यहाँ तक कि आपका सूक्ष्म जीव भी इसमें सम्मिलित होते हैं। वनों का वर्गीकरण और प्रकार और महत्व। हम वनों को वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग, और इसका प्रकार कौन कौन सा है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट नंबर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ पे पानी सबसे अधिक पड़ती है। तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया का जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए ये वाला क्षेत्र जो है ये सदाबहार के अंतर्गत में आती है। और यहाँ पे वनस्पतियाँ जो है हमेशा हरा भरा रहती है। ठीक है, आगे दिया है पश्चिमी घाट जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे सबसे सामान्य वर्षा जो होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा गया। यहाँ पे जो है वन जो है अपना पत्तियाँ जो है ये मौसम के अनुसार गिराते रहती है। ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं। चलो इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो है जब जून जुलाई का महीना जो आ जाता है, जैसे कि जून जुलाई का महीना में आपका बहुत अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो तब तक तो यहाँ पे बहुत हरा भरा रहती है। जैसे हमारा धीरे धीरे मौसम आगे जब बढ़ने लगती है, जैसे कि जनवरी फरवरी हो जाती है, जनवरी फरवरी मार्च तक ये अपना क्या करते हैं? पत्ता गिराने लगते हैं। ठीक है, पत्ता गिराने के बाद ये पुनः फिर पत्ता अपने आप लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्तियाँ जो है गिरते रहती है या फिर अपने से आ जाते हैं, इसीलिए इसको पर्णपाती वन कहा गया। और यहाँ पे सामान्य वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है प्रतिवर्ष। उसके बाद आगे है तीसरा नंबर में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाया जाएगा? आप देखिए, कांटेदार वन वहीं पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो हमारा इंडिया में इस प्रकार का क्षेत्र है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको वनस्पतियाँ भी देखने को मिलेगा और डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो डेजर्ट में क्या करती है वनस्पतियाँ अपना पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए
वहाँ पे अपना पौधों में या तो पेड़ों में या तो फिर पत्तियों के साथ साथ कांटीले नुमा पौधा का विकसित करती है, ठीक है, जिससे जीव जंतु उसका नुकसान ना कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे रहते होंगे हिरन वगैरह, उसको खा करके नष्ट ना कर पाए और अधिक समय तक वो अपना नमी बनाए रखे। इसीलिए डेजर्ट एरिया का जो वनस्पतियाँ हैं वहाँ पे कांटीले झाड़ियाँ भी पाई जाती है और पेड़ पौधों में कांटा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ मिलते हैं? हमारा राजस्थान में मिलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पर्णपातीय वन, पर्वतीय वन, ठीक है। ये पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र जैसे कि हमारा कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो हिमालय का क्षेत्र है पूरा इस प्रकार से पूरा असम तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पर्वतीय वन देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा वन देखने को मिलता है? पर्वतीय वन देखने को मिलता है। तो ये पूरा हिमालय का पोर्शन है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमें पर्वतीय वन देखने को मिलता है। पर्वतीय वन में हमेशा पेड़ जो होते हैं लंबा लंबा होते हैं और शंकुनुमा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई में होने के कारण ये अपना पेड़ का जो आकृति है ये शंकुनुमा बनाए जाते हैं। और पर्वतों में थोड़ा सा वर्षा अधिक होती है, ठीक है, और सभी पर्वतों में तो नहीं, लेकिन हिमालय के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बर्फ़ हमेशा पड़ते रहती है। इसलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वनस्पतियाँ हैं वो अपने अनुसार ढल जाते हैं, और जब बर्फ़बारी होती है तो वो बर्फ़ को अपने ऊपर रोकने नहीं देती है, सीधे नीचे हो जाती है। इसीलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकार से शंकुनुमा आकार की देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव वन, या तो फिर इसको सुंदर वन भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सुंदर वन जैसे तटीय डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन क्या होता है? ये मैंग्रोव वन जो है आपका डेल्टा क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, ये अदर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ पे डेल्टा पाई जाती है वहीं वहीं पे आपको मिल देगा, ठीक है। जैसे कि समुंदर है, समुद्र के तटीय इलाका जो है उन तटीय इलाकों में मैंग्रोव वन देखने को मिलती है। और ये इसका जो पौधा होता है आधा ज़मीन में डूबा हुआ रहेगा, मतलब कि पानी में, और पानी से फिर यूं मुड़ करके फिर ऊपर अपना पत्ता वत्ता फैलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैंग्रोव वन। आगे हम लोग देखते हैं, ये था हमारा वनों का वर्गीकरण। हम वनों को 5 प्रकार में वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन का महत्व। वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ से हमें ऑक्सीजन उत्पादन करने का एक स्रोत क्या होता है? वन ऑक्सीजन उत्पादन करने का एक स्रोत हो जाता है। जैसे कि वायुमंडल को शुद्ध रखना, ठीक है। ऑक्सीजन से हमारा वायुमंडल क्या होता है? शुद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका जल चक्र। वन अगर है तो वहाँ पे हमेशा वर्षा होते रहती है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी अपने घर के आसपास में कोई वन वाला क्षेत्र होगा तो वहाँ पे देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा वनों में ही होता है। वनों में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। कंडेंसेशन ज़्यादा होने के कारण वन में अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से वन की होने से जल चक्र हमारा बना रहता है। जल चक्र वर्षा और भूजल स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है? वर्षा जल और भूजल को नियंत्रित करता है जल चक्र। इस प्रकार से ये हो गया, समुंदर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पानी है। यहाँ पे फिर यहाँ से वाष्पीकरण हुआ,
यहाँ फिर संघनन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बादल हो गया, फिर बादल बन करके फिर बरसती है इस प्रकार से, और फिर ये कहाँ चल गया, फिर समुद्र में गया। तो ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। नेक्स्ट है आपका मिट्टी संरक्षण, कटाव को रोकना। वन से हमें, अगर हम वन लगाते हैं, ठीक है, तो वन लगाने से हमें क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी वो अपरदित नहीं होती है, ठीक है। और जो कटाव होती है, मिट्टी की कटाव, वो रुक जाती है। अगर हमारे पास वन नहीं होगा और वर्षा आ गई बहुत ज़ोर से, तेज़ वर्षा आ गई, तो तेज़ वर्षा के कारण क्या होता है, वहाँ का वनों का मिट्टी जो है धीरे धीरे कट जाती है और अपरदन होने लगती है, ठीक है। तो अपरदन को मतलब कि अपरदन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी का संरक्षण करना पड़ता है। तो मिट्टी का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, पेड़ पौधा या फिर वनस्पतियाँ लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य कैसे है, अब देखिए वनों से हमें बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, या तो फिर जलावन के लिए लकड़ियाँ पाई जाती है, या तो फिर घरों में दरवाज़ा वगैरह के लिए वनों से हम क्या लाते हैं, लकड़ी वगैरह लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्थिक मूल्य था। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वन्य जीव संरक्षण आवश्यकता और चुनौतियाँ। वन्य जीव की संरक्षण हमें क्यों पड़ी, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इनकी क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। चलिए, सबसे पहले है मुख्य चुनौतियाँ। मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। ये हो गया अवैध शिकार और तस्करी। क्योंकि वन है तो वनों में बहुत प्रकार की जीव जंतु पाई जाती है, ठीक है। तो उसके आसपास में आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, और आदिवासी लोग हमेशा से ही, पूर्वजों से ही उन लोग हंटिंग करते आए हैं। मतलब कि हंटिंग करने का मतलब है शिकार करना, ठीक है। उन लोग शिकार करते हैं, तो उनके आसपास में जो जंगल होते हैं वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं। उसके बाद आजकल क्या होता है कि पैसे की लालच से लोग क्या करते हैं, हिरन को मार देते हैं, या तो फिर शेर को मार देते हैं। शेर को मार के उनका जो छाल होता है, ठीक है, चमड़ी होता है, उसको बेच के मार्केट में अपना अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। फिर गेंडा होते हैं, गेंडा का जो सींग होता है उसको काट के मार्केट में बेच देते हैं। फिर एलिफेंट, हाथी होते हैं, हाथी के दांतों को तोड़ के वो फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अवैध शिकार होता है और तस्करी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवास का विनाश। आवास का विनाश कैसे होता है, आप मान लिया जाए कि एक वन है, ठीक है, और वन के आसपास में कोई फैक्ट्री डेवलप करना है, या तो फिर हमें कोई एक गांव बसाना है, या तो फिर हमें कृषि करना है। तो हम क्या करते हैं, वनों को काटने लगते हैं, ठीक है, या तो फिर उसके आसपास में हम फैक्ट्री डेवलप करने के लिए माइनिंग करने लगते हैं, या तो फिर उसके नीचे कोयला निकल गया तो कोयला निकालने के लिए हमें माइनिंग करना पड़ता है। तो उस जंगल के आसपास, उस वन के आसपास बहुत सारा जीव जंतुओं की आवास होती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा चुनौतियाँ थी। तीसरा चुनौती है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। वनों को हम इतना काट दिए हैं, इतना काट दिए हैं कि हमारे बीच जलवायु संकट देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम वन को काटते जाएंगे ऐसा ही, तो हमारे बीच जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देख रहे हैं अभी आप लोग, अभी देखिए कितना गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम वनों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वन को नष्ट करने से हमारे ऊपर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के कारण आप देखिएगा मौसम में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। कभी इतना धूप दे देगा कि एकदम पूरे झला जाइएगा, ठीक है। कभी
अचानक कहीं पे अचानक बारिश हो गया, बारिश होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे जान माल की बहुत हानि हो जाती है। ठीक है, तो वनों के अंधाधुंध कटाई से ये जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चुनौतियाँ थी। फिर चौथा चुनौती मानव वन्य जीव संघर्ष। मानव वन्य जीव संघर्ष। अब देखिए मानव और वन्य जीव कैसे संघर्ष कर रहे हैं। अब इंडिया में देखिए जनसंख्या इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया, इतना विकसित हो गया, इतना वृद्धि हो गया कि अब लोग रहने के लिए जंगलों की ओर जाने लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समतल ज़मीन की कमी पड़ने लगी। ठीक है, और जनसंख्या इतना बढ़ गई कि उन लोगों को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा। तो कृषि करने के लोग क्या करते हैं, कृषि करने के लिए लोग जंगलों को साफ करते हैं और अब वहाँ पे कृषि करते हैं बड़े स्तरों पर। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे जंगल था, जंगल को काट के नष्ट कर दिया गया। तो ये, और उस जंगल में बहुत सारा जीव जंतु रहते होंगे, है ना। तो वहाँ पे कृषि करने के लिए हम तो जंगल को काट दें, लेकिन हम ये नहीं सोचे कि यहाँ पे कितना प्रजातियों की आवास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव और वन्य जीव का संघर्ष रहा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। हम इनको कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, इनको कैसे हम बचा सकते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखते हैं आगे। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। ठीक है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन नहीं होगा तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, आप देखिए एक ये जंगल है। ठीक है, और ये मतलब कि ये पूरा जंगल है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक जंगल है समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं। क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, कोई जीव का ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है, किसी का कम जनसंख्या है ना। तो इन लोग क्या करते हैं, जो जीव ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे बकरी है, इधर पे शेर है। क्या है, शेर। तो जब बकरियां ज़्यादा हो जाती है तो शेर इनका शिकार करती है। क्या करती है, शिकार करती है। और शिकार करके जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको संतुलन लाने का काम करते हैं। इसी प्रकार हर जीव जंतु में ये होते रहती है। मतलब कि कोई जीव का अगर ज़्यादा जनसंख्या हो गया, ठीक है, तो उनका पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि मेढक जो है, मेढक किसको खाता है, टिड्डा को, और टिड्डा क्या खाता है, घास को। ठीक है, और मेढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, मोर। ठीक है, तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। और पारिस्थितिकी संतुलन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि हम एक दूसरे को नियंत्रण में रख सकें। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता की सुरक्षा। जैव विविधता की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रजाति का जानवर है, जीव जंतु है, वो विलुप्त हो रहा है। ठीक है, या तो कोई वनस्पति है वो विलुप्त के कगार पर आ गया है, तो उसके लिए हम क्या खोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोलते हैं। ठीक है, या तो वन्य जीव अभयारण्य हो गया वो खोल देते हैं, और वहाँ पे उसको हम लोग क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं, उसको हम वहाँ पे बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन। अब हमारे बीच में बहुत सारा वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। अगर हम इसको अंधाधुंध काट देंगे अभी, तो क्या हमारा आने वाला पीढ़ी देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। तो हमें आने वाला पीढ़ियों के लिए बचा के रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें मतलब कि थोड़ा थोड़ा यूज करके और सही तरीके से यूज करके संसाधन को बचाए रखना है, जिसको हम लोग सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर करके अपना ज़रूरी काम को निपटाना भी और भविष्य के लिए भी बचा के रखना। नेक्स्ट है आपका आर्थिक और पर्यटन मूल्य।
अब देखिए आर्थिक और पर्यटन मूल्य कैसे होता है। मान लिया जाए कि हम कोई एक बायोडाइवर्सिटी पार्क खोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम बहुत सारा जीव जंतु को रखें या तो फिर वैरायटी प्रकार के वनस्पतियाँ रखें। तो जैसे कि कोई पार्क हो गया, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, वहाँ पे हम जीव जंतु को रखते हैं, जैसे कि शेर हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बहुत प्रकार के जीव जंतु रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए जब जाते हैं तो उनसे टिकट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें कुछ इनकम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और लोग अपना मनोरंजन को भी पूरा कर ले रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक आर्थिक और पर्यटन मूल्य का। नेक्स्ट है लुप्त प्राय प्रजातियां और संरक्षण प्रयास, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाघ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया है बाघ, ये है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु भी है बाघ, ठीक है। बाघ परियोजना इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। 1973 में शुरू 53 बाघ रिजर्व संख्या 1411 से बढ़कर 3163 2022 में होगी। हमारे पास 1973 में लगभग कितना बाघ थे, बाघ रिजर्व कितना थे, 53 थे, सिर्फ कितना 53। लेकिन हम 2022 में बढ़ा करके हमारे पास कितना आ गया 3167, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है 1973 में शुरू हुआ, ठीक है। और 1973 में हमारे पास सिर्फ 53 बाघ रिजर्व संख्या थी। उसके बाद बढ़कर कितना हो गया 1411 से बढ़कर के 3167 हो गया हमारे पास बाघों की संख्या। ये 2022 की डाटा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है गेंडा। गेंडा ये पूर्वी भारत में पाई जाती है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। यहाँ पे गेंडा हमें देखने को मिलती है। तो गेंडा का जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और ये धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, ठीक है। और अपना इनका जो सींग होता है, सींग को वो बेच करके अपना पैसा सा जो भी है कमाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान खोला गया, ठीक है, जो कि हमारा असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गेंडों को संरक्षण दिया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संग्रहण संख्या में वृद्धि हो रही है। अब वहाँ पे गेंडों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एशियाई शेर, ठीक है। एशियाई शेर हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। गिर वन गुजरात एकमात्र प्राकृतिक आवास संरक्षण है जहाँ पे एशियाई शेर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका गिद्ध। गिद्ध जो है ये एक बहुत ही मतलब कि अच्छी प्राणी है, जीव जंतु हैं, ठीक है। गिद्ध अगर अभी होते तो शायद हमें उतना पर्यावरणीय जो प्रदूषण वगैरह होता है ये हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे कि कोई जानवर अगर मर जाता था तो गिद्ध क्या करते थे, उनको खा जाते थे और खा करके पूरा साफ करते थे, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो गिद्ध अभी हमारे इंडिया में ना के बराबर में है, लेकिन गिद्ध के लिए भी एक संरक्षण करने का ज़रूरत है हमें, और इनके लिए भी एक हमें प्राकृतिक आवास की आवश्यकता है, जो इनको अच्छा वातावरण वहाँ मिल सके और इनको खान पान की कोई कमी ना हो। और गिद्ध के लिए हमें एक प्रजनन केंद्र है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लोफेनाक प्रतिबंध प्रजनन केंद्र स्थापित, ठीक है। ये डिक्लोफेनाक जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है इसको प्रतिबंध कर दिया गया है, और ये इनका गिद्ध का प्रजनन केंद्र था।
ठेनाक प्रतिबंध ये एक जगह का नाम है और यहाँ पे ये प्रजनन केंद्र है। किसका? गिद्ध का प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वनों के विनाश के कारण और प्रभाव। आप देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वनों का विनाश कैसे हो गया, ठीक है, और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। कारण हम लोग सबसे पहले इधर से जानते हैं, कृषि का विस्तार, ठीक है। कृषि का विस्तार जब हम करते हैं तो हम कोई क्षेत्र में रहते हैं, उन क्षेत्र में थोड़ा सा वन है और हमारे पास भूमि की कमी है, तो हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं और अपना कृषि का विस्तार करते हैं, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया, कृषि। दूसरा कारण है शहरीकरण। अब हमारे पास इतना जनसंख्या हो गया कि हमारे पास ज़मीन कम हो गई, ठीक है। जनसंख्या इतना बढ़ गई कि हमारे पास रहने योग्य ज़मीन कम हो गई, तो हमें क्या करना है, शहरीकरण करना है। तो शहरीकरण करने के लिए हमको बहुत सारा पेड़ पौधा वगैरह काटना पड़ता है और वहाँ पे एक शहर को बसाया जाता है। तो दूसरा कारण ये था। उसका तीसरा कारण है खनन। अब देखिए कोई एक जंगल है, उस जंगल के नीचे क्या मिल गया, हमारे पास मिनरल्स मिल गया, ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, बहुत प्रकार के मिनरल्स हो गए, वो मिल गए। तो हम उस वन को क्या करते हैं, धीरे धीरे काट के साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और साफ़ करने की वजह से क्या होता है, वहाँ का जो वन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये तीसरा था कारण। उसके बाद है चौथा कारण है अवैध कटाई। जंगलों का हम अंधाधुंध कटाई करते हैं अपनी स्वार्थ के लिए, जैसे कि पैसा कमाने के लिए। जंगल को काट दें, वहाँ से बहुत सारा पेड़ पौधा था, उनको हम काट के कर दे बेच दिए और उससे हमें पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चौथा कारण यह था अवैध कटाई, जंगलों का हम अंधाधुंध कटाई करते हैं। पांचवा कारण है वनाग्नि। वनाग्नि का मतलब होता है आग लगना, वन में आग लगना। जैसे कि हम लोग का जब मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसमें बहुत सारे गाँव में महुआ का पेड़ होता है, ठीक है। महुआ का पेड़ होता है, इसलिए एग्जांपल दिए हैं क्योंकि गांव में अधिकतर देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। तो अधिकतर महुआ के पेड़ होते हैं और महुआ का पत्ता क्या होता है, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, महुआ बिछने के लिए वहाँ पे साफ़ कर देते हैं, ठीक है। साफ़ करते हैं, कहीं कहीं तो देखते हैं कि साफ़ कर दिया, या तो नहीं साफ़ कर पाया तो क्या कहते हैं, माचिस से आग लगा दिया और वो आग धीरे धीरे पूरा वन में फैल जाता है, ठीक है। पूरा वन में फैल जाता है, जिसके कारण से वनस्पतियाँ, जीव जंतु, बहुत सारा जीव जंतु, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है। तो ये था हमारा वनों के विनाश होने का कारण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर वन ख़त्म हो गया तो हमें मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे एक वन था, है ना, यहाँ पे वन था, बहुत सारा पेड़ थे यहाँ पे। इस पेड़ को हम क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। काट दिए तो काटने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ की जो मृदा होता है, जो जड़ से पकड़ के रखा था, वो अब पकड़ इस मृदा में नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वर्षा होगी तो वर्षा के कारण यहाँ का जो मिट्टी है वो बह करके चल जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रभाव था मृदा अपरदन का, ठीक है, वनों के विनाश से। उसके बाद है दूसरा, जैव विविधता की हानि। वनों की कटाई से हमें क्या प्रभाव मिलती है, जैव विविधता की हानि हो जाती है। जैसे कि हमारे पास बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ थी, जीव जंतु थे, है ना, उन लोग क्या हो गया, उन लोग या तो धीरे धीरे कम होने लगे या तो फिर वनस्पतियाँ क्या होने लगी, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव है जैव विविधता की हानि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। वनों के विनाश से हमारे बीच में क्या हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि दिन बाय दिन अभी गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, या तो फिर कोई क्षेत्र में अचानक वर्षा हो रही है ना। तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। तो ये एक इफेक्ट पड़ गया, प्रभाव हो गया। उसके बाद दूसरा है बाढ़ और सूखे। हम इतना जंगलों को काट दिए हैं
कि हमारे बीच में सूखा की स्थिति उत्पन्न होने लगी। क्या उत्पन्न होने लगी? सूखा। अब कोई कोई क्षेत्र में इतना सूखा पड़ने लगता है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वनस्पतियाँ नहीं उगती है, या तो फिर किसी प्रकार की कोई खेती बाड़ी हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर कोई कोई क्षेत्र में इतना भयानक बाढ़ आ जाता है कि वहाँ का जो जीवन जो होता है वो तहस नहस हो जाता है। जैसे कि हमारे अधिकतर बाढ़ की समस्या गंगा रिवर में देखने को मिलती है और ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आदिवासी समुदायों का विस्थापन। अब क्या हो जाता है, वनों के विनाश से क्या हो जाता है, जब हम किसी सिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है, उसके आसपास में, वनों के आसपास में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है। आदिवासी लोग वहाँ पे अपना हंटिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं, या तो फिर उसके आसपास में जो भी कंदमूल होते हैं उनको खा करके अपना जीवन यापन गुजार करते हैं। लेकिन अभी के जो दौर है वो नगरीकरण की दौर है। हमारे पास जनसंख्या अधिक हो गई, ज़मीन कम हो गई, तो धीरे धीरे लोग जंगलों की ओर शिफ्ट होने लगा, नगरीकरण होने लगा। तो वहाँ जो आदिवासी समुदाय रहते थे उनको हम क्या कर दें, विस्थापित कर दिए, भगा दिए वहाँ से। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि इनका जो समुदाय है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, विलुप्त होने लगा। तो ये था वनों के विनाश के कारण, मतलब प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य कारण। मुख्य कारण कौन कौन सी है? कृषि विस्तार और शहरीकरण। तो पहला टॉपिक में आ जाएगा मुख्य कारण का कृषि विस्तार और शहरीकरण का हो गया। दूसरा हो गया अवैध वृक्ष कटाई और खनन। हम अनादुंद वृक्ष की कटाई करते हैं और खनन करने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा मुख्य कारण है वन अग्नि और जलवायु परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। वनों में हम आग लगा देते हैं जिसके वजह से जलवायु परिवर्तन होने लगता है। ये था मुख्य कारण। अब हम लोग देखते हैं गंभीर प्रभाव। गंभीर प्रभाव में कौन कौन सा आएगा? मिट्टी का कटाव और बाढ़। ठीक है। जब मिट्टी कटने लगेगी तो जब पानी आएगी बहुत अधिक मात्रा में, तो वो पानी अधिक मात्रा में मिट्टी को काट के पूरा ले जाएगी। ठीक है। जिससे हमारे आसपास का जो नदियां हैं वो बहुत उफान में रहेगी और पूरा मिट्टी को काट के ले जाएगी। उसके बाद है जैव विविधता का ह्रास। हमारे पास जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनका क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। ये गंभीर प्रभाव है, मतलब कि विलुप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आदिवासी समुदायों का विस्थापन। आदिवासी समुदाय एक शांत स्वभाव का जनजाति है जो कि जंगलों में निवास करते हैं अधिकतर। तो उनका क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है, उसको हम वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है। तो ये था गंभीर प्रभाव। भारत में प्रतिवर्ष, ये देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा हुआ है, भारत में प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष कितना हजार वन नष्ट हो रहे हैं? हजारों हेक्टेयर वन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत वेरी डेंजरस है। ठीक है। जो कि एक चेतावनी का संकेत दिया हुआ है। अगर हम इसी प्रकार वनों की कटाई करते रहेंगे तो हमारे पास प्रतिवर्ष वन क्षेत्र क्या होंगे? कम होने लगेंगे। नेक्स्ट सामुदायिक वन संरक्षण सफलता की कहानियाँ। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रही हैं, है ना, कि हमें कैसे बचाना चाहिए पेड़ पौधों को। ठीक है। ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जागरूक करना भी चाहिए। चलिए देखते हैं। सामुदायिक वन संरक्षण सफलता की कहानी। ये कहानी है कहाँ की? एक कहानी जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से 1973। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है। और ये कौन सा स्टेट में हुआ था? उत्तराखंड में। इसको शुरू करने वाला कौन था? महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर बचाया। ठीक है। चिपको आंदोलन का संस्थापक था सुंदर लाल बहुगुणा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से। ठीक है। अब लोग क्या करते थे, यहाँ पे जब वनों को काटते थे तो वहाँ की जो समुदाय थी, महिलाएं लोग, वो क्या करते थे? पेड़ों में जा कर के चिपक जाते थे। ठीक है।
और बाहरी जो लोग आते थे उनसे बचाते थे पेड़ों को। जब पेड़ काटने के लिए आते थे तो वहाँ की महिलाएं जो होती थी जाके पेड़ में गले लग जाते थे, आप आओ आप काटो, पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटो। तो धीरे धीरे इस प्रकार से वहाँ की जो महिलाएं हैं पेड़ों को गले लगाकर पेड़ को बचाया। ठीक है। उसके बाद है दूसरा है बेसाल्ट वन राजस्थान। राजस्थान का एक क्षेत्र है जहाँ पे बेसाल्ट वन पाया जाता है। ठीक है। ग्रामीणों ने मिलकर 15,000 हेक्टेयर वन पुनर्जीवित किए। ठीक है। राजस्थान का एक क्षेत्र है बेसाल्ट वन, जिसको बेसाल्ट वन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के ग्रामीण लगभग 15,000 हेक्टेयर में वन पुनर्जीवित कर दिया। देखिए कितना सौभाग्य बात है कि हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई कोई स्टेट में ऐसा करता है कि अंधाधुंध पेड़ काटो काटो। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों ने क्या किया, 15 हेक्टेयर वन को पुनर्जीवित कर दिया, फिर से वो जिंदा हो गया। फिर थर्ड में है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। एक आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। ठीक है। कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। यहाँ के आदिवासी समुदाय ने कॉफ़ी और वन संरक्षण को जोड़ा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी जो होता है जो हम लोग पीते हैं उसका खेती भी होता है और साथ ही साथ वनों का संरक्षण भी करने लगा। कहाँ पे, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। और कौन लोगों ने किया, कौन लोगों की समुदाय ने, आदिवासी लोगों की समुदाय ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन अधिकार अधिनियम 2006। आदिवासियों को वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो कि आदिवासियों को वन संसाधन पर अधिकार प्रदान किया गया कि आदिवासी लोग जो हैं वन में जो संसाधन पाए जाते हैं वो अपना उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि महिलाएं क्या करती है, पेड़ पौधे लगा रही है। ठीक है। और चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे पहले उत्तराखंड से। इसका संस्थापक कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ लिख देते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चित्र है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पे पेड़ को अच्छा से मिट्टी दे रहे हैं पेड़ को। उसके बाद नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। और इसका थीम क्या था, वन भूमि के गैर वन उपयोग पर रोक लगाना। इसका थीम था वन भूमि के गैर वन उपयोग को रोकना था। ठीक है। उसका दूसरा है राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसमें कहा गया था कि आपके पास 33% भूभाग पर वन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये बाघ संरक्षण के लिए विशेष रिजर्व बनाया गया था। ठीक है। जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। और ये कब बना था, 1973 में। नेक्स्ट हमारे पास केम्पा फंड, वन विनाश के बदले पुनर्नीकरण निधि। ठीक है। वन विनाश के कारण पुनर्नीकरण विधि किया गया, मतलब कि वनों को फिर से लगाना स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन्य जीव संरक्षण में हमारी भूमिका क्या क्या हो सकती है। तो हम इसमें कैसा भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण अपने आसपास पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। तो हम वृक्षारोपण करके वन्य जीव को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा भूमिका रहा कि वृक्षारोपण करके हम वनों को बढ़ा सकते हैं। और अपने आसपास जितने भी खाली ज़मीन है उसमें तो वन मतलब कि लगाना ही चाहिए। मान लीजिए कि जो भूमि में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कृषि नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई पौधा लगा दीजिए, आम का पेड़ लगा दीजिए। आजकल बहुत सारा फलों की पेड़ आती है, उसको लगा दीजिए। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा क्या कर सकते हैं, 3R अपनाएं। ठीक है। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, संसाधनों का सदुपयोग हम कर सकते हैं। फिर है आपका जागरूकता फैलाएं,
परिवार और समाज को पर्यावरण के महत्व से अवगत कराएं। जैसे कि जागरूकता है जैसे फैल सकती है, जैसे कि आप एक गांव में हैं, ठीक है, गांव के लोगों को आप बहुत जागरूक कीजिए कि अगर आप पेड़ बचाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदे होंगे, अगर आप पेड़ को काटेंगे तो हमारे लिए नुकसान होंगे। तो इस प्रकार से आप उसका महत्व भी बता सकते हैं कि क्या क्या महत्व हो सकता है, ठीक है। पेड़ से हमें जैसे कि जलावन के लिए लकड़ी मिलती है, फिर घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को या तो अपने घर के सदस्य को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कानून का पालन। जो वन नीति के अंतर्गत में जो कानून बनते हैं उसको आपको अच्छा से पालन करना है, ठीक है, और लोगों को समझाना भी है। अगर आप नियम कानून को अच्छा से पालन करेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो नियम को भी पालन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारा वन संरक्षण में आ सकता है, वनों को हम बचा सकते हैं। अब चलिए हमारा निष्कर्ष आ गया है। निष्कर्ष, भविष्य के लिए हमारा संकल्प क्या है? भविष्य के लिए हमारा संकल्प, हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं, ठीक है। हम आने वाले पीढ़ियों से उधार ले रहे हैं, समझिए, जबकि हमें उन्हें देना चाहिए और हम उससे लेते हैं, ठीक है। संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा हमारा कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद है दृष्टि, हरित और स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। उसके बाद है सहयोग, सरकार, समाज और व्यक्ति सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये कुल मिलाकर के आज हम लोग पढ़ें वन्य जीव एवं वन्य संसाधन। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई टॉपिक और ऐड करना होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।